हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संदव सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए। आंसर है नगर वह स्थान होता है जहाँ का जनजीवन मुख्यतः उद्योग धंधों तथा व्यापार पर निर्भर करता है। आजकल कैसे नगर हैं? सेम वही नगर संदव सभ्यता में थे। क्या था? आजकल के नगरों से आप पीछे के नगरों को जोड़ के देख सकते हो। लगभग थोड़ी बहुत सामान्यता आपको आज भी मिल जाएगी गाँव में और नगर जीवन में। संदव सभ्यता तो एक नगर जीवन ही था, तो उसका जो जनजीवन पढ़ोगे तो आज के नगरों के हिसाब से ही था। यानी कि बहुत पहले हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था ये बहुत फैला हुआ था। ये नहीं कि बिल्कुल ही जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में था, ऐसा नहीं था। पहले जो सिंधु सभ्यता घाटी है उसके अंदर मिले प्रमाणों के अनुसार इतिहासकार ये बताते हैं कि बहुत ही अच्छा जनजीवन था, सुदृढ़ जनजीवन था। तो देखो आगे पढ़ते हैं। उद्योग धंधों तथा व्यापार पर निर्भर करता है जनजीवन। व्यावसायिक उत्पादनों के विनिमय द्वारा उसे ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास में वास्तविक नगरों का अस्तित्व सर्वप्रथम संदव सभ्यता में दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास संदव सभ्यता के ही प्रमाण हैं। वहाँ जो जनजीवन था उसके बारे में हमारे इतिहासकारों ने आइडिया लगाया है, या फिर सबूत के हिसाब से आइडिया लगाया है कि वहाँ का जनजीवन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। वैसे मेसोपोटामिया को माना जाता है, लेकिन मेसोपोटामिया से कहीं ज़्यादा बेहतर सिंधु घाटी सभ्यता थी। इतिहासकारों के अंदर इस मतलब इस मुद्दे के ऊपर मनमुटाव भी है, आपस में टकराव भी है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, मार्टिन वेलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार दोनों नगरों की संरचना और बनावट में असाधारण प्रकार की एक रूपता थी। प्रत्येक नगर दो भागों पूर्व व पश्चिम टीलों में बटा था। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यानी कि किले होते थे उस टाइम भी। अपना डर होता था या किसी आक्रमण का डर था, तो उस हिसाब से किले उस टाइम भी बनाए जाते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची तथा चौड़ी सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। इन दीवारों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में गोपुरम यानी कि द्वार बनाए गए थे। इन दुर्गों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के तहत हुआ था। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो का राजपथ अथवा मुख्य सड़क लगभग 9.15 मीटर चौड़ी थी, यानी कि 9.15 मीटर चौड़ी थी राजपथ की सड़क। जो आज हमारे दिल्ली की भी लगभग राजपथ की काफ़ी चौड़ी सड़क है, तो उस समय ऐसी सड़कें हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक तथा गलियों की चौड़ाई 1.80 मीटर थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि एक ग्रिड पद्धति जो बोली जाती है आजकल, वो थी कि एकदम समकोण काटती थी। ऐसे आड़ी टेढ़ी गलियां नहीं होती थी। जैसे चौराहा बनता है बिल्कुल ऐसे स्टिक तरीके से कटाई होती है, समकोण कटती है, सीधी सड़कें होती थी। यानी कि एक अच्छी तरह से कॉलोनियाँ काटी गई थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभक्त करती थी। सड़कों के दोनों ओर कूड़ा एकत्र करने के लिए गड्ढे बने होते थे। आज भी नहीं बने होते हमारे इंडिया में, लेकिन उस समय थे कि कचरे को अच्छी तरह से चुग बीन के और उसको दबा दिया जाता था गड्ढों के अंदर, तो ऊपर नहीं रहता था। उस समय ये पॉलीथीन तो होती नहीं थी, आराम से गड्ढे के अंदर खाद टाइप का बन जाता होगा या फिर अंदर ही ज़मीन के अंदर पड़ा रहता होगा। इस तरह से आज जैसे हमारा कचरा इधर उधर हो रहा है, घूम रहे हैं पन्नी पॉलीथीन की वजह से ज़्यादा कचरा है, तो उस समय ये पॉलीथीन तो नहीं होती थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। आगे देखो, सड़क के दोनों ओर कूड़ा एकत्र करने के लिए गड्ढे बने होते थे, साथ ही दुकानदारों के लिए चबूतरे बने होते थे। सड़कों के किनारे मकान बने होते थे। प्रत्येक मकान में निजी कुएं, स्नानागार, रसोई, शौचालय आदि की व्यवस्था होती थी। मकानों से निकलने वाली पक्की नालियों को मुख्य नालियों में जोड़ दिया जाता था। जैसे छोटी नालियाँ होती हैं घरों से, और एक बड़ा नाला होता है जो नगर से बाहर गंदगी को ले जाएगा, या किसी तालाब कुएं
एक गंदगी जहाँ उन्होंने इस तरह तरीके से अलग से गंदगी या पानी, गंदा पानी जाने का निकास बना रखा था, नगर से बाहर चला जाता था। तो छोटी नालियाँ बड़े नालों से जोड़ रखी थी। नालियों की ऐसी उत्तम व्यवस्था संदव सभ्यता की अद्भुत विशेषता है, जो अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती है। रोम निवासियों के काल तक किसी भी दूसरी सभ्यता के अंतर्गत संदव सभ्यता के समान नालियों का सुप्रबंध देखने को नहीं मिलता है। पॉइंट समझे ना। नालियाँ और जो कॉलोनियाँ कटती थी वो एकदम समकोण थी, और नालियाँ ईंटों की बनी होती थी, छोटी नालियाँ बड़े नालों से मिली होती थी। इतना अच्छा नियोजन किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं था। जैसे रोम की लगा लो, मिस्र की लगा लो, मेसोपोटामिया लगा लो, इनमें नहीं था। ये हमारी सिंधु सभ्यता में ही था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर था। 13वीं सदी से पूर्व लंदन व पेरिस जैसे महानगरों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन लोगों ने भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से सीखी हैं। ऐसी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। हड़प्पा नगर मोहनजोदड़ो से अधिक विस्तृत था, किंतु हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों तथा घरों में कुओं के अधिशेष नहीं मिलते। क्या बताया गया, ये पॉइंट नोट करने का है। हड़प्पा का नगर मोहनजोदड़ो से अधिक विस्तृत था। जल्दबाजी ना करके पॉइंट को दिमाग में करिए कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। किंतु हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों तथा घरों में कुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो में कुएं मिलते हैं, पूछा जाता है। ये मल्टीप्लाई चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि कुओं की संख्या कहाँ पे मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। और हड़प्पा में ऐसा कुछ अभी प्रमाण मिला नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि थे नहीं, लेकिन प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि सब प्रमाण मिलना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम प्रमाणों के आधार पर ही बताते हैं ना, हमारा इतिहास प्रमाणों के हिसाब से ही है। अब देखो, घरों में कुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो का उल्लेखनीय स्मारक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है पेपर की साइज, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पढ़िए। उल्लेखनीय स्मारक, इनकी मीटर लंबाई चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो इतनी इतनी मीटर है। 54.86 मीटर मल्टीप्लाई 33 मीटर। इसके मध्य में जलाशय बना हुआ है, जिसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। उतरने के लिए कहाँ पे हैं? उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, इतने चालाक हैं। जलाशय का फर्श पक्की ईंटों का बना है। जलाशय के तीनों ओर बरामदे, उनके पीछे कई कमरे कपड़े चेंज करने के लिए होते थे भाई। जलाशय नहाने के लिए भी होते थे, पानी भरने के लिए भी होते थे, तथा गैलरियां भी थी। व्हीलर के अनुसार स्नानागार के पश्चिम में अन्नागार बना था। ये कहाँ की बता रहे हैं? मोहनजोदड़ो की, जिसमें ईंटों से बने 27 ब्लॉक थे। अन्नागार बना था, 27 ब्लॉक बने थे। अलग अलग प्रकार का अनाज रखा जाता होगा, या मतलब अपनी सुविधा के अनुसार अनाज को ढक के रखा जाता होगा। इतना बड़ा अन्नागार बनाया हुआ था, तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे खाने का गोदाम टाइप, जैसे अब रखते हैं ना, खाने का अनाज रखते हैं पहले स्टोर करके, तो उस समय भी ऐसे उस अन्नागार में स्टोर करके रखा जाता था। इसे राजकीय भंडार गृह कहा जाता था, यानी कि सरकारी या फिर ऐसे उनका जो कोई कानून था उस हिसाब से उस भंडार गृह कहा जाता था, या उसको भंडार करके रखा जाता था कि इमरजेंसी में अनाज इस्तेमाल किया जाए या आगे के लिए रखा जाए। स्नानागार के उत्तर पूर्व में पुरोहितों का विद्यालय बना था। देखो, ये मोहनजोदड़ो की बात है। पुरोहितों का विद्यालय भी बना हुआ था। संभवतः यह प्रधान पुरोहित तथा उसके सहयोगियों का आवास था। दुर्ग के दक्षिण में सभा भवन, देखो सभा भवन भी था, पुरोहितों का विद्यालय भी था, अन्नागार भी था, स्नानागार भी था। इसमें ईंटों से निर्मित 20 चौकोर स्तंभ, 4 कतारों में 5-5 स्तंभ मिलते हैं, यानी कॉलम मिलते हैं। इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं अथवा बाजार के लिए किया जाता था। संदव सभ्यता के सभी निर्माण, निवास गृह, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार आदि पक्की ईंटों से निर्मित थे। देखो, उनकी ईंटें इतनी अच्छे किस्म की थी कि आज तक उन ईंटों का वैसी की वैसी हैं, अच्छे से पकाई गई हैं। तो पक्की ईंटों से निर्मित थे।
समकालीन मिस्री तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इतने बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। मकानों की छत व दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। हवा व रोशनी के लिए दीवारों में पत्थर की जालियां लगाई जाती थी, जैसे जाली टाइप का पत्थर बना हो, जो खिड़कियों में आप लोहे के सरिये लगाते हैं, वैसे पत्थरों से जालियां बनाई जाती थी। अभी भी पुराने घरों में ईंटों से जालियां बना देते हैं। आम भाषा में बोलते हैं ना कि मोखे छोड़ दिए, तो वो इस टाइप से पत्थरों की बनाई जाती थी। अच्छी किस्म के पत्थर बना के, जो आज तक भी हम लोगों को प्रमाण मिले हैं, तो अच्छी ही किस्म रही है। हवा व रोशनी के लिए दीवारों में पत्थर की जालियां लगाई जाती थी। वस्तुतः नगर नियोजन ने ही संदव सभ्यता को उच्च कोटि की सभ्यता का दर्जा दिलवाया है। तो